हेलो दोस्तों। स्वागत है आज का आपका फिर से रियल सवेज माइक पे। आज का जो चेहरा है वो बहुत ही खास होने वाला है। ये वही चेहरा है जिस चेहरे ने रियल सवेज माइक की शुरुआत की थी। आज फिर से इस चेहरे को हम अपने चैनल पे दोहरा रहे हैं। और दोहराते क्यों नहीं, इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है, युवाओं में जोश भर दिया है। और यहाँ तक कि दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर तक के इनके बारे में जानने लग गए हैं। उन्होंने तक ट्वीट किया कि इन्होंने जो कार्यक्रम किया। तो आइए जानते हैं उनसे, इन्होंने ये कार्यक्रम क्यों किया, विरोध प्रदर्शन क्यों किया, और इन्होंने 14 दिन की कारावास की, वो यात्रा इनकी कैसी रही। हाँ जी, राम निवास जी। हाँ जी। चारों तरफ आप ही आपका नाम है। आपने ऐसा क्या कर दिया और क्यों किया आपने ये? देखो, मैंने जनता की आवाज उठाई और जनता के लिए किया, और इसमें कोई शर्म की बात है नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार का रवैया है, जिस हिसाब से सरकार तानाशाही पे उतर रखी है, तो निश्चित रूप से जनता ने मन बदल लिया है। और इस बार इस पार्टी का पतन होना शुरू हो चुका है कि ना इनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा है, ना इन लोगों के पास कोई ऐसी बात है जिस पे ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ते हैं और लोगों को गुमराह करके चुनाव जीत रहे हैं। आप ये देखिए, जब आप अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रहे हैं और आपके कार्यालय में लाइट नहीं है, इससे बड़ा अंधकार इस प्रदेश के लिए क्या होगा। अगर प्रदेश में आपकी सरकार है और आपके कार्यालय में बिजली गुल है, तो किसान की क्या हालत हो रखी है, इस नौजवान की क्या हालत हो रखी है, इस महिलाओं की क्या हालत हो रखी है, जहां रोज अत्याचार हो रहे हैं, ड्रग्स माफियाओं के कंट्रोल में आप आ चुके हो। इसको लेके कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे सवाल थे कि नीट का जिम्मेदार कौन है, हाँ, उन 23 लाख बच्चों का जिम्मेदार कौन है जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके उनको पढ़ाया है। तो बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं था। उसके बदले हमारे ऊपर 6 मुकदमे दर्ज कराए गए। तो देखो, ना तो मुकदमों से डरने वाला आदमी हूँ, ना इन जेलों से डरने वाला हूँ। लाख कोशिश और कर ले डराने की, फिर भी इससे आगे मिलूंगा। तो आप 14 दिन कारावास यात्रा करके आए, आप पे 6 मुकदमे लगे। तो इस अंतराल आपको कहीं भी ऐसा लगा कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है? ये आप इसमें देखिए, आप हनन तो लोकतंत्र का उसी दिन शुरू हो गया था जब रात को हमें 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया। हाँ, और उसके बाद में इन्होंने एफआईआर दर्ज की, उसको 4 दिन तक कोर्ट में पेश नहीं करना, दूसरे मुकदमों में एडवांस में तारीख पे मुकदमे दर्ज कराना। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि दबाव में और मेरा शोषण करने में थे कि ये आदमी को हम दबा देंगे, ये राजनीति नहीं कर पाएगा, तो इस जिले में हमारी भाजपा जिंदा रह जाएगी। जिंदा तो बहुत मुश्किल रहने देंगे, आप टेंशन मत लो। अभी 2.5 साल बाकी है, बहुत सवाल करेंगे आप लोगों से और जवाब भी आपको देने पड़ेंगे, या आपको इस जिले का रास्ता बदलना पड़ेगा। आपने अभी एक शब्द का उच्चारण किया था, नशा, जिसके खिलाफ आपने काफी काफी अभियान चलाए, काफी आपने प्रदर्शन किए। तो आपको लगता है इसकी रोकथाम हो रही है? क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूँ युवाओं को, वो इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखो, मेरे को एक बड़ी तकलीफ हुई जब मैं परबसर जेल में था, तो वहां पे 180 बंदी थे, और 180 में से मैंने पड़ताल की तो 60 से 70 लोग ऐसे थे जो एनडीपीएस में आए हुए थे। अगर आप एक जेल का रेशियो अगर एनडीपीएस का इतना है, तो आप सोचिए कि इस काले बाजारी का खेल बाहर कितना होगा। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो कार्रवाई नाम की हो रही है। अगर कानून में अगर सख्ताई नहीं आई, तो आने वाले समय युवाओं पे बहुत संकट आने वाला है। और हमने सुना वो जो राजहांस में गुजर की एक हत्या कर दी गई थी, उस मुकदमे को भी वापस से ताजा किया गया। बिल्कुल, इन लोगों ने तो अपनी हदें पार कर दी। 11-11 मैंने पुराने मुकदमे दर्ज किए। आप जैसे अभी बता रहे हो, राजा जो सूरज गुजर जी। सूरज गुजर एक वो बच्चा था जिसने अपने परिवार को पालन पोषण के लिए एक मजदूरी का रास्ता चुन के वहां मजदूरी कर रहा था। हमने उस बच्चे को न्याय दिलाया, 4 महीने की बच्ची को न्याय दिलाया जो उसकी बेटी थी। सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस बच्ची का मालिक कौन है। हमने कोई हमारे लिए न्याय मांगा नहीं, हमने उस बच्ची के लिए न्याय मांगा। न्याय मांगना कहीं गुनाह नहीं है। बिल्कुल। फिर इनको मुकदमे दर्ज करने हैं, तो जनता तो फिर 28 में इनके खिलाफ क्या क्या करने वाली है, ये सोच भी नहीं सकते। इसी अंतराल विजय सिंह पलाड़ा जी ने भी आपके खिलाफ एक एफआईआर की थी।
जबकि उस समय जब उनको धमकियां मिल रही थी तब आप ही उनके समर्थन में थे, आपने भी वहां पे पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया था। बिल्कुल विजय सिंह पलाड़ा आया था मेरे पास और कहा था कि मैं लाचार हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, ये राज मेरी सुन नहीं रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे परिवार की रक्षा करने वाला कौन है, मेरी रक्षा करने वाला कौन है। तब हमने हाथ बढ़ा के ये कहा था कि भाई हम जिंदा हैं अभी, हम लोग तेरा साथ देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और वो धरना तभी सक्सेस हुआ था जब हम लोग जाके वहां बैठे थे, नहीं तो ये गिनती के 2-4 तो पूर्व एमएलए बैठे थे, 2-4 ये खुद बैठे थे, 10 लोग इनके पास धरने में नहीं थे। तो जाके हम लोगों ने इनको समर्थन दिया और हमने कहा कि नहीं ये आवाज हम दबने नहीं देंगे, तब जाके तो इनके पास भीड़ हुई। ठीक है, इन लोगों को जो समझ में आ रहा है, अभी क्या बोलूं, बच्चे हैं, उम्र उम्र निकल गई है पर दिमाग नहीं है इन लोगों में अभी। इन फ्यूचर अगर वो वापस आपके पास मदद के लिए आते हैं, बिल्कुल मदद करेंगे, भगवान ने मदद करने लायक बनाया हमें और इनको मदद मांगने लायक बनाया है, बिल्कुल मदद करेंगे इनकी, एक बार नहीं 1000 बार आएंगे तब भी करेंगे। आप जब कारावास यात्रा पे थे तो कुचामन लोकल में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें बीजेपी के काफी सारे प्रवक्ता मौजूद थे। उन्होंने खुलेआम ये बोला था कि आपने जो किया वो गुंडाराज था और इन फ्यूचर अगर हनुमान बेनीवाल की सरकार बन जाती है तो कानून व्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाएगी और चारों तरफ गुंडाराज रहेगा और आपने भी जो किया था वो सारा कानून व्यवस्था खराब करने वाला काम था। तो ये रमेश रोहन जी की जो हत्या हुई थी, जी, ये किसका राज है? बीजेपी का राज। मंत्री के कुछ लगते होंगे? बिल्कुल। ये जो आदमी अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या गुंडा राज की बात कर रहे हैं? और ये जो आदमी बोल रहे हैं ना, इनको तो बेचारों को दान में मिली हुई राजनीति है, जिनके घर का पता नहीं है, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कल का भविष्य क्या है, वो गुंडा राज तो करेंगे क्या? और आज ये स्थिति हो रखी है कि लोग हमारे पास आके भीख मांगते हैं कि यार इस राज में हमारी सुनने वाला नहीं है, आप लोग हमारी मदद करो, कुछ बोलो तो हमारी सुने, तो लोग हमें नसीहत देंगे। तो मदद से मुझे एक और वो पंक्ति याद आ रही है जो अभी आपने दोहराई थी कि किसी बीजेपी का एक प्रवक्ता था या कोई नेता था, उन्होंने आपको फोन किया कि आप जब वो विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे हो तो आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करना, प्रशासन को हम संभाल लेंगे ताकि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊं। वो कौन था, कहाँ का था और उसका एजेंडा क्या था? मैं तो उस भाई को ये भी कहा था, मैंने कहा आजा मैं आरएलपी में बढ़ा दूं, परेशान मत हो, क्यों फालतू में भटकता फिर रहा है। तो इसने कहा नहीं 2 साल शासन है, मैं इस राज के थोड़े मजे ले लूं। मैंने कहा ले लो यार भाई। और मैंने कहा देख मैं तेरे को देख के ये नहीं कर रहा, मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, जनता बहुत परेशान है। 23 लाख बच्चे जो जिन्होंने नीट का 1 साल कड़ी मेहनत से एग्जाम दिया, वो पेपर रद्द होना। आप ये देखो एक बच्चा जो झुंझुनू का मेघवाल परिवार का बच्चा है, उसने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसका नंबर आ गया जब उसको पता चला कि ये पेपर ही रद्द हो गया। ऐसे देश में ऐसी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा पीड़ा महसूस हुई हमारे छोटे भाइयों के लिए, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार सवाल सरकार से सवाल किए जाएंगे। हमने नैतिकता के जिम्मेदारी के सवाल किए और राठौड़ साहब को ये लगा कि ये बच्चे गलत हमसे सवाल करने आ रहे, देखो उतना तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो ये तो एक शिकायत हो गई, और बीजेपी राज से आपकी क्या क्या शिकायतें हैं जिन पे आप इन फ्यूचर वापस? मैं कोई मास्टर नहीं हूं कि मैं शिकायतें निकालता फिरूं, पर इन लोगों का जो रवैया है, जिस हिसाब से इनकी तानाशाही है, मैं तो उसको लेके लड़ रहा हूँ। कई जनता का शोषण हो रहा है, निश्चित रूप से देखो जनता मन बना चुकी है, इस बार इनकी विदाई तय है। एक बार पहले भी आपने एक बार स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी रोकी थी, उस टाइम भी आपने विरोध प्रदर्शन किया था, शायद वो मुकदमा भी इसी समय वापस से ताजा हुआ। देखो इन लोगों ने कसर कुछ छोड़ी नहीं है, 151 में भी मेरे साथियों को 3 दिन जैसी कर दी इन लोगों ने, तो मुकदमा करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं तो मुकदमों में आपको बता रहा हूँ ना, आप एफआईआर की मैंने आपको कॉपी दी है, हाँ, आप आराम से उसमें देखिए, उसमें तारीख में इतनी गड़बड़ी मिलेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, वो मैंने देखा था कि 3 महीने बाद जो तारीख आने वाली है उसकी भी एफआईआर। हाँ, तो आप इसके खिलाफ क्या कदम उठा रहे हो प्रशासन के खिलाफ? बिल्कुल न्यायालय में जाऊंगा और इस पे बिल्कुल जो लोगों ने गड़बड़ की है बहुत हो गया। अब कितने लोग और अपने पद को छोड़ेंगे, क्योंकि जब से आपका ये अंतराल स्टार्ट हुआ था विरोध प्रदर्शन वाला, काफी सारे अधिकारी थे, कईयों का ट्रांसफर हो चुका है, कईयों को निलंबित कर दिया गया है। अब आपका टारगेट कौन है? क्योंकि काफी लोगों का कहना ये है कि आपकी वजह से हुए थे वो। नहीं देखो हमारा टारगेट नहीं है, वो भी हमारे भाई लोग हैं,
पर जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये गलतफहमी निकाल दे कि मैं इन चीजों का पीछा नहीं करता, मैं पीछा बहुत यानी आगे माइंड में करता आपके हूँ। कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनी हुई है। बिल्कुल। तो अब आपका जो फ्यूचर का एजेंडा है, मैं पीछा तो शमशान घाट तक भी नहीं छोड़ूंगा। ये निश्चित दिमाग में वो बात ठान के रखें। जिन्होंने आपके खिलाफ ये सब प्रकरण किया था बिल्कुल। उनके लिए। तो आपका फ्यूचर एजेंडा क्या है? अब आप और क्या-क्या नीतियों में बदलाव करना चाहते हो या फिर और किस-किस नीति के खिलाफ जाना चाहते हो? देखो अभी युवाओं और किसानों की ये लड़ाई लड़नी है बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये देखो एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। रोज प्रतिरोज हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की जो भी समस्या है उनका समाधान करना पड़ेगा, तब जाके एक खुशहाल नावा और विकसित नावा बने। तो जब आपको गिरफ्त में लिया गया था, तो आपके साथ में काफ़ी सारे नाम ऐसे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता जो कि फरार हो गए थे, उन पे इनाम भी घोषित कर दिया गया था। उनका क्या सॉल्यूशन अब? बिल्कुल उनके लिए भी देखो हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट की छुट्टियां चल रही है तो थोड़ी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिस हिसाब से इन्होंने इनाम रखा है वो कोई बड़े अपराधी नहीं है। हाँ, वो भी हमारे भाई है और सरकार का जो भी रवैया है ये गलत। ठीक है। तो अब आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? नशे से दूर रहो, पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो और अपने परिवार का ख्याल रखो। तो दोस्तों समय के अभाव के कारण हमारे वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। हाँ तो दोस्तों समय के अभाव के कारण इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। बाकी मैं ये बता दूं कि सरकार इनको 14 दिन के कारावास में भेजकर सरकार इनको 14 दिन के कारावास में भेजकर ये बतलाना चाहती है कि वो सच की आवाज को दबा देंगे, लेकिन वो अपनी जगह गलत है। सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही ऊपर उठेगा। और जिस इंसान को वो कारावास में भेजकर जिसकी आवाज बंद करवा रहे थे वो तलवे चाट कर वहां पे नहीं पहुंचा है, तभी उसका नाम रामनिवास है। उसने काफी सारे दिल जीते हैं, काफी सारे दिलों में वो राज करता है। उसका निवास ही युवाओं का दिल है, तभी इसका नाम रामनिवास पोषक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए रियल सेवेज माइक को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ साथ ही साथ अपकमिंग वीडियोस का भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा। धन्यवाद।